हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स के शानदार क्वेश्चन जो आने वाली जितनी भी सारे एग्जाम है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बाथरूम के शीशे और झील पर होने वाला परावर्तन और चश्मे पर पड़ने वाली चमक किस प्रकार के परावर्तन के कारण होती है? ऑप्शन नंबर है एकाधिक परावर्तन, ऑप्शन बी परावर्तक परावर्तन, ऑप्शन सी चमकदार परावर्तन या ऑप्शन नंबर डी विसरित परावर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी परावर्तक परावर्तन। बाथरूम के शीशे और झील पर होने वाला परावर्तन और चश्मे पर पड़ने वाली चमक जो है ये परावर्तक परावर्तन के कारण होती है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो परावर्तक परावर्तन को एक चिकनी सतह से एक निश्चित कोण पर परावर्तित प्रकाश के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे बाथरूम दर्पण पर प्रतिबिंब। विसरित परावर्तन की बात करें तो खुरदुरी सतहों से उत्पन्न होता है विसरित परावर्तन, जो समाचार पत्र पढ़ने की तरह सभी दिशाओं में प्रकाश को परावर्तित करते हैं। एकाधिक परावर्तन जो होते हैं, जब हम दो दर्पण लेते हैं तो प्रकाश का एक स्रोत कई बार क्या होता है प्रतिबिंबित हो सकता है। क्या होता है? कई बार प्रतिबिंबित हो सकता है। जैसे नाई की दुकान में हम दो दर्पणों के कई प्रतिबिंबों का उपयोग करके सिर के पीछे देखते हैं। ये कहाँ होता है? नाई की दुकानों में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है? ऑप्शन नंबर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या ऑप्शन नंबर डी 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों, फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु जो होता है ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, देखते हैं इसका एक्स्ट्रा फैक्ट। तो भाप बिंदु वह तापमान है जिस पर पानी का अधिकतम वाष्प दबाव एक वायुमंडल के बराबर होता है। क्या होता है? भाप बिंदु वह तापमान है जिस पर पानी का अधिकतम वाष्प दबाव एक वायुमंडल के बराबर होता है। सेल्सियस पैमाने पर इसका मान 100 डिग्री और फ़ारेनहाइट पैमाने पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पानी से भरी कांच की बोतल को ढक्कन से बंद करके फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर है पानी के जमने के बाद कांच की बोतल पर वायुमंडलीय दाब के कारण यह विकृत हो जाएगी। ऑप्शन सी बी है अंततः बर्फ के कारण कांच की बोतल फट जाएगी। ऑप्शन सी है कुछ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है पानी के बर्फ के रूप में जम जाने पर कांच की बोतल का वजन बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अंततः बर्फ के कारण कांच की बोतल फट जाएगी। ठीक है, बात करें इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो यदि कांच की बोतल पूरी तरह पानी से भरी हुई है और ढक्कन से बंद है और फ्रीजर में डाल दी जाती है तो यह अंततः कांच की बोतल फट जाएगी क्योंकि आयतन बढ़ जाएगा। चूंकि पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर क्या होता है? सिकुड़ता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक फैलता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका आयतन सबसे कम होता है और घनत्व सबसे अधिकतम होता है। बर्फ की आयतन की बात करें तो बर्फ का आयतन पानी से अधिक होता है, इसलिए पिघलने के बाद टुकड़े का आयतन कम हो जाता है, लेकिन पानी का स्तर वही रहता है। यह आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस स्थिति में बल्ब धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी? ऑप्शन नंबर है चालक के ऑन होने पर, ऑप्शन बी परिपथ टूट जाने पर, ऑप्शन सी है स्विच के ऑन होने पर या ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय क्षेत्र होने पर। तो दोस्तों, बल्ब धारा प्रवाहित होना कब बंद हो जाएगी? जब परिपथ टूट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी परिपथ टूट जाने पर बल्ब धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। बात करें इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, यदि सर्किट टूट जाता है तो बल्ब में प्रवाहित होना बंद हो जाएगा, धारा जो है प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। विद्युत धारा के निरंतर और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। जो विद्युत धारा के निरंतर और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो ये होती है दोस्तों एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। एक सर्किट में इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर प्रवाहित होते हैं, ये आपको याद रखना है। विद्युत परिपथ विद्युत शक्ति के दो रूपों का उपयोग करता है। कौन कौन सी? प्रत्यावर्ती धारा AC अल्टरनेटिंग करंट और डिस्क धारा DC डायरेक्ट करंट का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान बल की सीमा 10⁻⁻16 मीटर के क्रम की है। ऑप्शन नंबर है विद्युत चुंबकीय, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण,
ऑप्शन सी प्रबल परमाणु या ऑप्शन नंबर डी दुर्बल परमाणु। तो दोस्तों दुर्बल परमाणु बल की सीमा जो होती है ये 10⁻16 मीटर के क्रम की होती है। और बात कर ले हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल की सीमा जो होती है ये 10⁻39 होती है। दुर्बल परमाणु बल हमने अभी आपको बताया 10⁻16 मीटर। विद्युत चुंबकीय बल की बात करें तो 10⁻2 मीटर। प्रबल परमाणु बल की बात करें तो 10⁻15 मीटर होती है बल की सीमा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए है गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन बी प्रतिबिंब का नियम, ऑप्शन सी जड़त्व का नियम या ऑप्शन नंबर डी अपवर्तन का नियम। तो दोस्तों चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा के बारे में गुरुत्वाकर्षण का नियम स्पष्ट करता है। किसका नियम स्पष्ट करता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम स्पष्ट करता है। बात करें इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो गुरुत्वाकर्षण का नियम चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार के बारे में बताता है। न्यूटन के सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम को आमतौर पर कहा जाता है कि प्रत्येक कण ब्रह्मांड में हर दूसरे कण को एक बल के साथ आकर्षित करता है जो उनके द्रव्यमान के उत्पाद के सीधे अनुपातिक होता है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके अनुपातिक होता है? द्रव्यमान के उत्पाद के सीधे अनुपातिक और उनके केंद्र के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम स्वर उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर ए है बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ, ऑप्शन बी सिरों पर स्थिर एक कंपायमान डोर, ऑप्शन सी खुले आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ या ऑप्शन नंबर डी दो सिरों पर स्थिर एक कंपायमान छड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ कंपन केवल विषम स्वर उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, बात करें इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो वायु स्तंभ के कंपन के पहले मोड में एक नोड और एक एंटी नोड होता है। क्या होता है? वायु स्तंभ के कंपन के पहले मोड में क्या होता है? एक नोड होता है और एक एंटी नोड होता है। और वायु स्तंभ कंपन के दूसरे मोड में दो नोड और दो एंटी नोड बनते हैं। इससे पता चलता है कि एक छोर पर बंद वायु स्तंभ के कंपन मोड में केवल विषम हार्मोनिक्स मौजूद होते हैं। इससे क्या पता चलता है कि एक छोर पर बंद वायु स्तंभ के कंपन मोड में केवल विषम हार्मोनिक्स मौजूद होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का ऊपर और नीचे उठाना, सेना की परेड और किसी भारी वस्तु का स्वतंत्र रूप से गिरना सभी किस गति के उदाहरण है? ऑप्शन नंबर है ऋजुरेखी गति, ऑप्शन बी आवर्त गति, ऑप्शन सी घूर्णन गति या ऑप्शन नंबर डी दोलन गति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऋजुरेखी गति के उदाहरण है वस्तु का ऊपर और नीचे उठाना, सेना की परेड और किसी भारी वस्तु का स्वतंत्र रूप से गिरना सभी किस गति के उदाहरण है? तो ऋजुरेखी गति के उदाहरण है। अब बाकी गतियों की बात करें तो ऋजुरेखी गति क्या है? एक रेखी गति है। कैसी गति है? एक रेखी गति है जिसमें वेग की दिशा स्थिर रहती है और पथ सैनिकों की परेड की तरह एक सीधी रेखा होता है। पथ कैसा होता है? सैनिकों की परेड की तरह एक सीधी रेखा होता है। आवर्त गति की बात करें तो एक ऐसी गति है जिसे उछलती गेंद की तरह समान अंतराल में दोहराया जाता है। ये आवर्त गति है। बात करें घूर्णन गति के बारे में तो एक निश्चित कक्षा में एक चरखा की तरह एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक वस्तु की गति है। कौन सी? घूर्णन गति। दोलन गति की बात करें तो दोलन गति को एक साधारण पेंडुलम की तरह अपनी निश्चित स्थिति के बारे में शरीर के आगे और पीछे की गति के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसे? पेंडुलम गति या दोलन गति को। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्रकाश की पूरी श्रृंखला का वर्णन करता है जिसे आमतौर पर तरंगदैर्घ्य के क्षेत्रों में ऊर्जा और आवर्ती वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन नंबर डी 5। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्रकाश की पूरी श्रृंखला का वर्णन करता है जिसे आमतौर पर तरंगदैर्घ्य के 7 क्षेत्रों में ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को आमतौर पर घटती तरंग दैर्घ्य और बढ़ती ऊर्जा और आवृत्ति के क्रम में 7 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कुछ सामान्य नाम रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, अवरक्त, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश, एक्सरे और गामा किरणें हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु अभिक्रियाओं में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च आवृत्ति की विकिरण का नाम बताइए जिसका उत्सर्जन रेडियोधर्मी केंद्रक के द्वारा भी किया जाता है जो चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है एक्स किरणें, ऑप्शन बी गामा किरणें,
ऑप्शन सी पराबैंगनी किरणें या ऑप्शन नंबर डी प्रकाश तरंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गामा किरणें। गामा किरणें परमाणु अभिक्रियाओं में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च आवृत्ति की विकिरण है जिसका उत्सर्जन रेडियोधर्मी केंद्रक के द्वारा भी किया जाता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? गामा किरणों का। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो गामा किरणें परमाणु प्रतिक्रियाओं में उत्पन्न होने वाली उच्च आवृत्ति वाली विकिरण है और रेडियोधर्मी नाभिक द्वारा भी उत्सर्जित होती है। इसका उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा में किया जाता है। गामा किरणों में बहुत अधिक भेदन शक्ति होती है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1906 में गैसों द्वारा बिजली के संचालन पर उनके सैद्धांतिक और प्रायोगिक जांच के महान कार्य की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो 1906 में गैसों द्वारा बिजली के संचालन पर उनके सैद्धांतिक और प्रायोगिक जांच के महान कार्य की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? ऑप्शन नंबर ए है आंद्रे मेरी एम्पियर, ऑप्शन बी सर जे थॉमसन, ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन या ऑप्शन नंबर डी एल्सेंड्रो वोल्टा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर जे थॉमसन को। सर जे थॉमसन को 1906 में गैसों द्वारा बिजली के संचालन पर उनके सैद्धांतिक और प्रायोगिक जांच के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो 1906 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जोसेफ जॉन थॉमसन को दिया गया था। आंद्रे मेरी एम्पियर जिन्हें इलेक्ट्रोडायनामिक्स का नामकरण किया था, किसने? आंद्रे मेरी एम्पियर ने, जिसे अब विद्युत चुंबकत्व के रूप में जाना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो 1921 में प्रकाश विद्युत प्रवाहों के बारे में बताया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और एल्सेंड्रो वोल्टा की बात करें तो इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार किसने किया था? एल्सेंड्रो वोल्टा ने किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाना होता है वोल्टमीटर उन बिंदुओं से कैसे जुड़ा है? ऑप्शन नंबर है एक ही चुंबकीय क्षेत्र के साथ, ऑप्शन बी समानांतर क्रम में, ऑप्शन सी सकेंद्रित वृत्तों में या ऑप्शन नंबर डी एक दूसरे के लंबवत। तो दोस्तों जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाना होता है वोल्टमीटर जो है उन बिंदुओं से कैसे जुड़ा होता है? समानांतर क्रम में जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है? समानांतर क्रम में जुड़ा होता है वोल्टमीटर। बात करें वोल्टमीटर के बारे में तो वोल्टमीटर विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में दो बिंदुओं के बीच संभावित अंतर या वोल्टेज को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है क्या? वोल्टमीटर। यह दो बिंदुओं के बीच संभावित अंतर को मापने के लिए सर्किट में हमेशा समानांतर क्रम में जुड़ा होता है। किसमें जुड़ा होता है? समानांतर क्रम में जुड़ा होता है। बात करें ये आमतौर पर एक घेरे के अंदर V अक्षर के साथ दर्शाए जाते हैं। V अक्षर से इसको दर्शाया जाता है, किसको? वोल्टमीटर को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोमोन खालिस्तान का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए धूपघड़ी, ऑप्शन बी बोलोमीटर, ऑप्शन सी टेलीस्कोप या ऑप्शन नंबर डी ट्रांसफार्मर। तो नोमोन जो है ये एक धूप घड़ी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? धूप घड़ी का हिस्सा है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो नोमोन एक धूप घड़ी का हिस्सा है जो छाया निर्मित करती है। क्या करती है? छाया निर्मित करती है। और यह शायद दुनिया का सबसे पुराना खगोलीय यंत्र भी है। दुनिया का सबसे पुराना खगोलीय यंत्र भी है नोमोन। इसका उपयोग सौर घड़ियों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? सौर घड़ियों में किया जाता है इसका उपयोग। बोलोमीटर की बात करें दोस्तों तो बोलोमीटर एक प्रतिरोध पुल की भुजाओं में से एक काली धातु की पट्टी के तापमान में वृद्धि के माध्यम से विकिरण को मापने के लिए एक उपकरण है। कौन? बोलोमीटर। टेलीस्कोप की बात करें तो दूर की वस्तु के आवर्धित चित्र बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है टेलीस्कोप। एक ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को एक वैकल्पिक वर्तमान सर्किट से एक या अन्य सर्किट में स्थानांतरित करता है। कौन? ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।